नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट सेकंड हमने कंप्लीट कर रखा है एंड चैप्टर थर्ड का फर्स्ट लेक्चर भी मैं ले चुकी हूँ। आप जाकर के उसको देख लीजिए, तभी आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जनसंख्या विस्फोट वाला टॉपिक, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट वाले टॉपिक से आज आगे बढ़ेंगे कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, एक बार रिकैप करूंगी। उसके बाद फिर कि रीजंस क्या हैं उसके, और उसके बाद जनसंख्या विस्फोट हो रहा है यानी कि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, तो फिर उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसके क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो चैप्टर है हमारा जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। आज का टॉपिक जो है हमारा पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन समझ लो, एक बार रिकैप करना है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपका क्या है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, तो ये जनसंख्या विस्फोट क्या है आपका कि किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि, तीव्र वृद्धि क्या है आपका, जनसंख्या विस्फोट है, ठीक है। जैसे अगर हम सेंसस अपना 2001 से लेकर के 2011 का देखें, तो जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो आपका लगभग 17% का ग्रोथ हुआ। किसमें, जनसंख्या वृद्धि हुई आपकी, क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुआ 2001 से लेकर के 2011 तक का। हमारे यहाँ पे हर 10 वर्ष में जनसंख्या आपका ये कराया जाता है, जनगणना कराया जाता है, जिसको हम सेंसस कहते हैं, ठीक है। हर 10 साल में कराया जाता है। 2021 में भी आपका कराया जाना था, कुछ रीजंस की वजह से अभी भी आपका सेंसस नहीं हुआ है, जनगणना नहीं हुआ है। जनगणना का बहुत सारा फ़ायदा होता है। इसमें से फ़ायदा अगर हम थोड़ा सा उसका लिस्ट बनाने लगे तो हमें पता चलता है, सबसे पहले तो हमें यही पता चलता है कि भैया पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हो चुका है। उसके बाद में क्या पता चलता है कि कौन सी कैटेगरी में किसका किसका कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, मतलब पर मेल पर कितना फीमेल का रेशियो है, महिलाओं पर, पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, पुरुष बच्चों पर महिला मतलब कि बालिका बच्चियाँ कितनी हैं, मतलब बालक पर बालिकाएं कितनी हैं। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि हमें इनकम के बारे में भी लोगों का पता चलता है कि कौन से पॉपुलेशन में या किस कैटेगरी के लोगों में क्या रिसोर्सेज, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ें भी हमें पता चलती हैं। और जनगणना आपका हेल्प क्या करता है, आगे की पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में हेल्प करता है, ताकि हम उसी हिसाब से फिर अपनी पॉलिसीज़ बनाएं। स्पेशली कौन, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिस मतलब हमारी जो सरकार है या हमारे नेता हम कह सकते हैं, वो लोग, क्योंकि उनका काम है हमारे लिए काम करते हैं, वो हम टैक्सेस पे करते हैं, तो वो हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं, नीतियां बनाते हैं। तो जनगणना उन्हें ये निर्धारित करने में मदद करती है कि भाई किस फील्ड में ज़्यादा फोकस करना है, किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है और किस एरिया में कम फोकस करना है। तो जनगणना आपकी उसमें मदद करती हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर, हम आते हैं। हमने क्या देखा कि 2001 से लेकर के 2011 में लगभग 17% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। जनसंख्या विस्फोट क्या है कि एक निश्चित समय में क्या हो रहा है आपका, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर किस तरह से निकाला जाएगा, ये हम देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है। तो निश्चित समय में, निश्चित समय का ड्यूरेशन हम कितना लेते हैं, लगभग 1 वर्ष में, 1 वर्ष में हुई जनसंख्या वृद्धि को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट,
क्या कहा जाता है इसको? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, अब ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मेजर कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले आपका ड्यूरेशन आप देख लो, समय देख लो कि समयावधि कितनी है, 1 वर्ष है। तो पिछले साल के कंपेयर में इस साल कितनी वृद्धि हुई, उसी को हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। अब ये मेजर कैसे किया जाता है आपका? तो पॉपुलेशन का जो आपका अब का समय चल रहा है और पॉपुलेशन का जो आपका पिछले साल का जो समय था, उसमें हम पिछले साल के समय से जब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन को, तो वो आ जाता है हमारा क्या, जनसंख्या वृद्धि दर आ जाता है। ये आपको निकाला कैसे जाएगा? हम प्रति हजार पर देखते हैं कि कितनी वृद्धि हुई। मान लेते हैं कि पिछले साल का मतलब है कि 2023 में जनसंख्या हमारी थी किसी एक पर्टिकुलर एरिया की भी, लेट्स से कि आपके मान लेते हैं जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, प्रयागराज का मैं मान लेती हूँ कि प्रयागराज का जो है जनसंख्या वृद्धि दर 2023 में 1000 रहा है। ठीक है, टोटल मेल फीमेल चाइल्ड सबको मिला करके। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 2024 में वृद्धि हुई और 824 लोग क्या हो गए आपके इसमें और बढ़ गए। तो इसी को हम टोटल क्या कहते हैं? अब यही जो 824 है ये किस दर से बढ़ा, इसी को हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम 100 का गुणा कर देंगे तो आपका निकल जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर को आप मेजर कैसे करोगे। 1 वर्ष में किसी एक निश्चित जगह पर हुई जनसंख्या की वृद्धि आपकी क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। और ये है आपका फॉर्मूला क्या है आपका? हम क्या करते हैं, आपका जो समय चल रहा है, मतलब अभी जितना ग्रोथ हुआ है पिछले ग्रोथ से उसको क्या करेंगे, माइनस कर दे, एंड पिछले ग्रोथ से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एंड अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से क्या कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट परसेंटेज हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जनसंख्या ग्रोथ रेट। तो पता चल गया कि भाई कि कितने दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, क्या रीज़न है कि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसा क्या वजह है कि भाई जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूएन का एक रिपोर्ट आया जिसमें हमने देखा कि जो चाइना है वो भारत से पीछे हो गया है, थोड़े ही नंबर से पीछे हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए भारत जो है जनसंख्या के मामले में वो नंबर 1 पर है। ठीक है, पहले नंबर पर हम हैं जनसंख्या के मामले में और दूसरे नंबर पर है चाइना। तो भाई इससे क्या पता चल रहा है कि भारत में कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। हालांकि हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं जिस पे हमें ये दिखाया गया कि एक होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, हम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं इसको, पूर्ण ये आपका निषेचन दर बोला जाता है कि मतलब एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। तो ये आपका टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ये आपका अभी के टाइम पे ये फिक्स हो चुका है, लगभग कितना गया है, 2.0 तक आ गया है। ठीक है, तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत की जनसंख्या जो है वो स्थिर हो सकती है, वृद्धि नहीं करेगी, स्थिर हो सकती है। फिलहाल के टाइम पे आपका जो समय चल रहा है हम थोड़े से लाभ में है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% जो हमारी जनसंख्या है वो युवा है। क्या है वो? युवा है। हमने लास्ट क्लास में जनसंख्या एज भी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कौन से समय से लेकर के कितने समय तक आपका 5 से लेकर के 15 समय तक जो बच्चे हैं वो क्या हैं आपके प्री रिप्रोडक्टिव वाले थे आपके। ठीक है, उसके बाद आपके जो हैं 15 से लेकर के कितना 40 साल के क्या हैं आपके रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग आते हैं, एंड 40 से लेकर के 70 मैक्सिमम इतने एज वाले क्या हैं आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग आते हैं। तो अभी भारत कौन से स्टेज पर है? रिप्रोडक्टिव स्टेज पर है। इसके साथ ही यानी कि यहाँ पर चांसेस क्या है, यहाँ पर चांसेस ये हैं कि भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है, बट अगर हमें प्रॉपर एजुकेशन है, हम प्रॉपरली एजुकेटेड हैं,
ठीक है, हमें पता है कि सेक्स एजुकेशन क्या है, हमें पता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमको कैसे मेंटेन करना है, हमें पता है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो रिसोर्सेज का क्या होगा, रिसोर्सेज की कमी आ सकती है, संसाधन कम पड़ सकते हैं, एंड हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है, जो हमारा जीवन शैली है, जो हम खाद्य पदार्थ यूज़ कर रहे हैं, जो हम खाने पीने में यूज़ कर रहे हैं, उन सब की कमी आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना फैमिली प्लानिंग इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग करेंगे और क्या होगा, कम से कम बच्चे मतलब अपने रिप्रोडक्टिव एज में या गृहस्थ जीवन में 1 से 2 बच्चे ही जन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब से अगर 10 साल पीछे जाऊं तो ऐसा नहीं, 10 साल क्या, अगर मैं अब से 15 साल पीछे जाऊं तो क्या होता था, किसी किसी के 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे, 8-8 बच्चे, इस तरीके से होते थे। लेकिन अब आपने देखा होगा, अब एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग भी जागरूक हो गए हैं और लोग क्या कर रहे हैं, 1 बच्चे 2 बच्चे, 1 बच्चे 2 बच्चे कर रहे हैं। क्यों? उन्हें पता है कि आने वाला समय जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा अगर जनसंख्या ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो वही चीज़ें हम देखेंगे कि भाई अगर जनसंख्या जो है ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो उसके रीज़न क्या हैं एंड उसके परिणाम क्या होंगे। तो आते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है या जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, कॉजेज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो सबसे पहला क्या कह रहा है कि भाई मृत्यु दर में कमी, डिक्रीज इन मोर्टालिटी। अब एक बात आप मुझे बताओ, डिक्रीज इन मोर्टालिटी, इसमें दोनों शामिल होगा आपका, फीमेल जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो भी आपका, और चाइल्ड मोर्टालिटी है जिसको हम इन्फेंट मोर्टालिटी बोलते हैं वो भी आपका शामिल होगा। मतलब शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु दोनों को ही हम इसमें शामिल करेंगे। तो आजकल क्या हो रहा है, अभी हमारे पास आज़ादी के बाद से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो भी सुधरा हुआ है, खाद्य संसाधन जो है वो भी सुधरे हुए हैं, खाद्य की अभी हमारे देश में फ़िलहाल उतनी कमी नहीं है, ठीक है, वो भी सुधरे हुए हैं। तो हेल्थ केयर में सुधार होने की वजह से, एजुकेशन प्रॉपरली लोगों तक पहुंचाने की वजह से, और हमारा जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, मतलब हर तबके के लोगों तक, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, वहाँ तक भी अभी गाँव में भी अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सालय पहुँच चुके हैं जहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी जो है, प्रसव जो है वो अस्पताल में कराया जा रहा है, जिससे माता और बच्चे दोनों की ही मृत्यु दर जो है वो घट रही है, उसके चांसेस जो है वो क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो जब चांसेस घट रहे हैं तो ये भी क्या कर रहा है, मतलब माता ने जितने बच्चों को जना, जितने बच्चों को पैदा किया, सभी बच्चे क्या हो रहे हैं, जीवित हो रहे हैं। तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि अडल्टहुड के एज में जो माता बच्चे जन्म कर सकती है, विवाह हो रहा है, विवाह उपरांत क्या हो रहा है, माता बच्चे को जन रही है। तो सभी ऑलमोस्ट आप कह लो कि 90% जो है बच्चों का जो जन्म हुआ, सभी बच्चे उसमें जीवित हैं। तो वो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, तो मृत्यु दर में कमी आ रही है क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या हो रहा है, सुधर रहा है। रिसोर्सेज हमारे क्या हो रहा है, हमें जो स्पेशली खाद्य रिसोर्सेज, माता को क्या हो रहा है, संतुलित आहार मिल रहा है, तो बच्चा भी हेल्दी पैदा हो रहा है। ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर में कमी, वही शिशु मृत्यु दर एंड मातृ मृत्यु दर में क्या हो रहा है, आपकी कमी देखी जा रही है क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम आपका क्या हो रहा है, सुधर रहा है। निम्न सामाजिक स्तर, देखो ये तो आपका एक, ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि भाई बच्चे का जन्म हो रहा है, अगर बच्चा और माता दोनों ही हेल्दी नहीं है और दोनों की ही मृत्यु हो रही है, तो ये भी अच्छा साइन नहीं होता है किसी भी देश के लिए। उस देश की अच्छी कंडीशन को ये चीज़ें नहीं बताती हैं। अगर किसी देश में ये चीज़ें कम हो रही हैं तो वह देश क्या है, अच्छे कंडीशन में, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी है, वहाँ की व्यवस्था अच्छी है और लोगों के पास खाद्य सुरक्षा है। ठीक है ना, ये चीज़ें दर्शाती हैं। अब आते हैं थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट पर, नकारात्मक प्रभाव देखते हैं कि निम्न सामाजिक स्तर क्या है। अब आपका निम्न सामाजिक स्तर किस बेसिस पर हम जज करते हैं, तो इसके आपका 2-3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला हम देखते हैं भारत या कुछ और ऐसे देश हैं जहाँ पे, स्पेशली हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमारे देश में क्या होता है, जातियों के आधार पर भी हम देखते हैं कि लोगों का सामाजिक स्तर बटा हुआ है, जाति के आधार पर। किस आधार पर?
जाति के आधार पर। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करूंगी साइंटिफिकली कि किस तरह से जाति जो है वह स्पेशली फीमेल और मेल, स्पेशली फीमेल पे ज़्यादा फोकस रहेगा, बट फीमेल और मेल या पूरा ओवरऑल कहूँ तो पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर कैसे असर पड़ रहा है। देखिए हमारे यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो उच्च जाति के लोग हैं, स्पेशली अभी आप बेहतर जानते होंगे कि उच्च जाति और निम्न जाति का कैसे बंटवारा हो रहा है। तो जो उच्च जाति के लोग हैं, सामान्य वर्ग वाले जो हैं थोड़े से, और उसके नीचे वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, स्पेशली अगर दलित और उनको छोड़ दिया जाए तो उच्च जाति के लोग का सामाजिक स्तर अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? उनके पास एक्सेस है, उनके पास पहुँच है। कितनी चीज़ों का पहुँच है भैया? किन किन चीज़ों का पहुँच है? उन्हें शिक्षा मिली हुई है, पुराने समय से ही इन्होंने इन सारी चीज़ों पर अधिकार कर रखा हुआ है, शिक्षा मिली हुई है। अब जब शिक्षा मिली हुई है तो शिक्षा ने इन्हें क्या दिया? शिक्षा से इनको मिला क्या? रोजगार मिला। रोजगार मिला तो क्या बढ़ा? आय बढ़ा। अब आय बढ़ा हुआ है तो क्या हो रहा है? खाद्य सुरक्षा बढ़ी, पौष्टिक आहार मिल रहा है आपका। जब आपको पौष्टिक आहार मिलेगा तो आपका क्या होगा? स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। पौष्टिक आहार मिल रहा है तो क्या होगा? स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो माता पिता बच्चे सभी के लिए क्या होगा? अच्छा होगा। तो अब जो माता है, माता को मिला पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य अच्छा है, तो माता कैसे बच्चे को जन्म देगी? एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। स्वस्थ बच्चे को क्या देगी? जन्म देगी। तो मृत्यु का जो चांस है, मृत्यु का जो ये संभावना लग रही है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मृत्यु की संभावना कम हो जाएगी। मृत्यु की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, ये है सामाजिक स्तर का। अब आय वाले स्तर पर आ जाते हैं हम। ये चीज समझ में आ गई? ये तो हो गया उच्च जाति का। अब इसी तरीके से एक साइकिल आप देखिए जो निम्न जाति के लोग हैं, ठीक है ना, कौन? निम्न जाति के जो लोग हैं। निम्न जाति के लोग क्या? अशिक्षा है। क्यों अशिक्षा है? क्योंकि शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव क्यों है? आय से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब अशिक्षा है तो रोजगार की क्या होगी? कमी होगी। अच्छा रोजगार नहीं मिल पाएगा, वही मजदूरी करेंगे, कुछ दिनों की मजदूरी करेंगे, कुछ दिनों की मजदूरी नहीं करेंगे, पैसे की दिक्कत आएगी। अब रोजगार नहीं है तो आय भी नहीं होगा, आय भी नहीं होगा। आय नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा भोजन जो कहते हैं हम, जिसको हम कहते हैं संतुलित भोजन, जिसमें आपकी बहुत सारी वैरायटीज़ रहती हैं, जिससे क्या होता है आपको जो विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहार हैं वो मिलते हैं, पौष्टिक ये न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं, पोषण होते हैं, ठीक है ना। संतुलित भोजन नहीं मिल पाएगा। अब जब संतुलित भोजन नहीं है तो क्या होगा? संतुलित भोजन नहीं है तो स्वास्थ्य क्या होगा? खराब होगा। स्वास्थ्य खराब होगा। अब स्वास्थ्य खराब है तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य खराब है, तो माता कैसी होगी? कमज़ोर। और जब माता कमज़ोर है तो वो क्या करेगी? कमज़ोर बच्चे को ही जन्म देगी। और कमज़ोर बच्चे को जन्म देगी तो अगर बच्चा अनहेल्दी है तो उसके मृत्यु का जो संभावना होता है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है ना। मृत्यु की चांसेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। अब आते हैं, हमने तो देखा सामाजिक स्तर पर ये किस तरीके से प्रभावित करता है लोगों को। अब आते हैं, देखते हैं कि आय की वजह से, अभी मैंने आपको बताया कि आय और सामाजिक स्तर ये एक दूसरे से क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे देश में निम्न सामाजिक स्तर भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। अभी तो मैंने आपको समझाया कि भाई मृत्यु का चांस घट जाएगा, लेकिन मैं अभी ये नहीं बताई हूँ कि भाई जनसंख्या विस्फोट कैसे हुआ इसमें। अब क्या होता है ना कि देखो, परिवार में क्या है? परिवार में पैसे की कमी है। परिवार में पैसे की कमी है, तो जब पैसे की कमी है, क्या है वहाँ पे? गरीबी है। अब गरीबी क्यों आई? गरीबी अशिक्षा के कारण आई।
गरीबी अशिक्षा के कारण आया। अब जब अशिक्षा ही नहीं है और क्या है, गरीबी है, तो वहाँ पे हम क्या सोचते हैं, मोस्टली परिवार ऐसा सोचता है कि ज़्यादा लोग रहेंगे या ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कमाई होगी। ज़्यादा बच्चे ज़्यादा कमाई। आपने देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा कि 14-15 साल के बच्चे रहते हैं, 7-8 साल के बच्चे रहते हैं, उनसे मजदूरी कराने लगते हैं। स्पेशली कौन से लोग, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास सोर्सेज नहीं है, ठीक है ना, रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते जाएंगे और उनको कमाने के लिए भेज देंगे। अपने आसपास आपने ये सारी चीज़ें बहुत देखी होंगी। तो निम्न सामाजिक स्तर क्या करता है, अल्टीमेटली क्या करेगा, आपके जनसंख्या वृद्धि में रोल निभाता है, ठीक है ना। आते हैं हम क्या, इलिटरेसी, अशिक्षा किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि का कारण बन रही है, वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। कम आयु में विवाह, आज भी ये चीज़ें हो रही हैं, चाइल्ड मैरिज आज भी हमारे देश में हो रहा है, जबकि आज़ादी का अभी हमने कुछ दिन पहले ही आज़ादी का 77 वर्ष हमारा पूरा हो गया और हमने 78वां आज़ादी का दिवस मनाया, ठीक है ना। फिर भी 1947 से लेकर के 2024 का समय आ गया है, आज भी बहुत सारे ऐसे आपके देश हैं, स्पेशली नॉट देश, स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है। बाल विवाह को मैं बाल विवाह ना करके मैं बालिका विवाह कहना चाहूँगी, क्योंकि स्पेशली जो वर्स्ट कंडीशन होती है हमारे देश में वो बालिकाओं की होती है। रिसेंटली एक केस आया था, मैं उसको आपको बताना चाहूँगी। रिसेंटली राजस्थान का एक केस आया था जहाँ पे एक प्रथा चलती है, उसको बोला जाता है नाता प्रथा बोला जाता है, नाता प्रथा बोला जाता है। अब ये नाता प्रथा क्या है, नाता प्रथा में बेसिकली शादी के नाम पर एक बेचने की मतलब प्रथा पूरी की जाती है। इसमें फादर जो रहता है वो अपनी बच्ची को, जो बच्ची बालिका ही रहती है, मतलब नाबालिग रहती है, चाहे उसकी एज 13-14 साल की हो, 15-16 साल की हो, जितनी भी हो, उसको क्या किया जाता है, उसको लड़के वालों के, लड़के से मतलब लड़के के परिवार से कुछ रकम ले करके उस लड़की को उन लड़कों को दे दिया जाता है, लड़के वालों को दे दिया जाता है बेसिकली, और एक शादी का कुछ ऐसे ही अपनी परंपरा निभा करके वो दे दिया जाता है। मतलब लड़की का परिवार जो है, लड़की का परिवार लड़के वालों से कुछ अमाउंट लेकर के अपनी लड़की को, लड़के वालों को दे रहा है। अब ये जो प्रथा है, इस प्रथा की वजह से वहाँ पर बाल विवाह बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। एंड रिसेंट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या करा, इस पर रोक लगाया। और ये हाईलाइट इस वजह से हुआ क्योंकि जो बच्ची थी, एक फादर था जिसने अपनी बेटी को 2.5 लाख अमाउंट पर लड़के वालों को बेच दिया था। मैं यही वर्ड यूज़ करूँगी कि बेच दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो लड़के वाले थे उन्होंने कुछ अमाउंट नहीं दिया था उस लड़के वाले, तो उसके फादर ने उस लड़के को किसी और से दोबारा से 30,000 की 32,000 रुपये में बेच दिया। अब वो लड़की ने विरोध किया, लड़की पुलिस स्टेशन भी गई, कंप्लेंट भी किया, बट हमारी जो पुलिस है, हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत गड़बड़ है, आज भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो पुलिस ने उतना खास ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पर। तो कुछ टाइम के बाद ये खबर आती है कि उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है और ये केस काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि इस प्रथा को क्या किया जाए, इस प्रथा को बंद किया जाए। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, स्पेशली राजस्थान और कुछ ऐसे छत्तीसगढ़ वगैरह हैं जो थोड़े से पिछले स्टेट्स हैं, यहाँ पर बाल विवाह जैसी कंडीशन बनती हैं। कम आयु में जब विवाह होता है तो कम आयु में विवाह होने के दो बड़े नुकसान हैं। पहला नुकसान क्या है कि अगर बच्ची जिंदा रह गई, अगर आयु उसकी ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ उसका ठीक है, और अगर वो जिंदा रह गई तो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी। और अगर वो जिंदा नहीं रह पाती है क्योंकि शारीरिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से वो वृद्धि ही नहीं कर पाई है और उसका विवाह कर दिया जाता है। फिजिकल रिलेशन बनेगा भाई, शादी के बाद हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली ये सारे कस्टम्स बने हुए हैं, फिजिकल रिलेशन बनेगा। शारीरिक रूप से कोई बच्ची मजबूत ही नहीं है, मैच्योर ही नहीं है, और उसमें उसको एक और नई जान को पालना है, पोषण देना है, तो कैसे ही वो संभाल पाएगी, ठीक है ना। इस वजह से भी मृत्यु और जनसंख्या दोनों का ही खतरा क्या होता है, बना रहता है। तो कम आयु में विवाह भी एक बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या विस्फोट में। कम आयु में प्यूबर्टी,
ये आज के टाइम का, जिस सदी में हम रह रहे हैं, 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, 2024 चल रहा है, ये आज के टाइम का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। नॉर्मली हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हम जानते हैं कि फीमेल में क्या होता है, 12 साल की उम्र में, 11 से लेकर के 12 साल की उम्र में क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, अटेंड करती हैं। स्पेशली कौन, फीमेल्स अटेंड करती हैं, ठीक है ना। फीमेल्स क्या करती हैं, 12 साल की उम्र में प्यूबर्टी अटेंड करती हैं। अब प्यूबर्टी में एक साइन ये भी रहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, आपका शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया तो उसको हम कहते हैं कि बच्ची जो है प्यूबर्टी, किशोरावस्था में आ चुकी है, ठीक है ना। अब हमारा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है। और क्लाइमेट चेंज का भी असर गरीब परिवार पर, महिलाओं पर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। उन टॉपिक्स पर नहीं जाऊँगी क्योंकि फिर ये अपने टॉपिक से हमें भटका देगा और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, किसी दिन डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पर। फिलहाल अब क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना ज़्यादा हमारे क्या हो रहा है, म्यूटेशन हमारी बॉडी में आ रहे हैं, क्योंकि सन का जो यूवी रे है वो अब हमें ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो खाने पीने का जो सिस्टम है, आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, आजकल अनहेल्दी फूड सिस्टम बहुत ज़्यादा हम अक्वायर कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है, चिप्स है, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अनहेल्दी बदलाव आते हैं, ठीक है ना। और वो चीज़ें क्या कर रही हैं, आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं उन सारी चीज़ों में, जिसमें एक और देखा जा रहा है कि 8 साल की ही एज में फीमेल मतलब गर्ल चाइल्ड में क्या हो रहा है, 8 साल की ही एज में प्यूबर्टी शुरू हो जा रही है। मतलब 8 साल की ही उम्र में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चियों में शुरू हो जा रहा है। अब 8 साल की उम्र में बच्चियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया है, कुछ ऐसे जो पुरानी पीढ़ियां चल रही हैं या जो पुराने लोग हैं, अभी मैंने आपको बताया जो पिछड़े स्टेट्स हैं जहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, तो जब 8 साल की उम्र में बच्ची का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया है तो जो परिवार है वो क्या करेगा, वो सोचेगा अब ये बच्ची क्या है, विवाह के लायक हो चुकी है, उसका विवाह कर दिया जाएगा। अब ये आपका किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, कम आयु में विवाह को बढ़ावा दे रहा है, बाल विवाह को बढ़ावा दे रहा है। अल्टीमेटली क्या करेगा, ये आपके जनसंख्या विस्फोट का कारण बनेगा और मातृ मृत्यु दर का कारण बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है किसमें, जनसंख्या वृद्धि में ये सारे रीजंस हैं। अब इनमें एक कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन है अशिक्षा, एजुकेशन प्रॉपरली ना मिलना। हमारे यहाँ पे या किसी भी इंसान के लिए प्रॉपरली एजुकेटेड होना, और एजुकेशन हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। मौलिक अधिकार में हमारे क्या है, आर्टिकल 21A आपका है, जो आपको पढ़ने लिखने का अधिकार देता है, ठीक है ना। और इसके साथ में आपका मौलिक कर्तव्य होता है संविधान में, जो आपको क्या कर रहा है, पेरेंट्स को या आपके गार्जियन जो होते हैं या आपके भावक जो होते हैं, उनको एक उनकी ड्यूटी होती है कि एटलीस्ट 14 साल तक आपको शिक्षा देने की मतलब सुविधाएं प्रदान की जाए, ठीक है ना। तो शिक्षा आपका अधिकार है। मेरे माध्यम से मैं आप सभी को ये चीज़ कहना चाहूँगी, जितने भी बच्चे हैं आप अपने आसपास जहाँ भी देखिए, एटलीस्ट बच्चों को कम से कम इतना एजुकेट कीजिए, इतना उन्हें अवेयर कीजिए कि वो अगर उन्हें कहीं किसी रीज़न की वजह से नहीं मिल पा रहा है पढ़ने लिखने की सुविधा, तो प्लीज़ वो अपने मम्मी पापा से कहें कि मुझे स्कूल भेजने दीजिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। आप लोग ये चीज़ ज़रूर कीजिए। पढ़ाई आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, एजुकेशन आपकी हर एक समस्या को दूर कर सकता है, ठीक है। आपके ये जो जितनी भी हमने कंडीशंस देखे, मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, कम आयु में शादी हो रही है, गरीबी आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सारी ही चीज़ों का समाधान क्या है, शिक्षा है। क्या है, शिक्षा आपका सारी समस्याओं का समाधान है, ठीक है बच्चों। अब इस चैप्टर में क्योंकि हम हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बात कर रहे हैं, तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, सेक्स एजुकेशन के बारे में।
अभी जो समय चल रहा है और हमारे देश में बहुत ज़्यादा दुखद घटनाएं भी हो रही हैं, तो उस हिसाब से उन सारी चीज़ों को देखते हुए सेक्स एजुकेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है और ये होना चाहिए। हमारा समाज बहुत सारी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है। हमारे समाज में आज भी परिवारों में स्पेशली फीमेल के मेंस्ट्रुएशन के बारे में कोई बात नहीं की जाती है, खुल करके कभी कोई बात नहीं होती है। मेंस्ट्रुएशन के बारे में जब बात नहीं हो रही है तो क्या पता चलेगा हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स को कि एग्जैक्टली वो किस प्रॉब्लम से फेस कर रही है, किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। मेंस्ट्रुएशन हो रहा है बहुत सारी जगहों पे, इवन अभी भी गाँव में लोग साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, ख़राब कपड़ा यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अनहेल्दी प्रैक्टिस कर रहे हैं सारी चीज़ों को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली बीमारी आ रही है और मौत हो रही है। तो इस वजह से सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें पता चलेगा कि हम अपने बॉडी को किस तरीके से साफ़ रख सकते हैं, साथ ही कैसे अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से साफ़ सफाई करेंगे तो हमारी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, और क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल एरा है, सभी के पास में एंड्रॉयड फ़ोन होता ही होता है। और टेक्नोलॉजी क्या है, आप हमेशा से ये चीज़ पढ़ते आए होंगे कि जो तकनीक है वो क्या होती है, आपका विज्ञान। बेसिकली आपने बहुत फेमस निबंध का एक लाइन पढ़ा होगा कि विज्ञान जो है ये अभिशाप और वरदान दोनों हैं। तो विज्ञान को वरदान बनाइए, ना कि अभिशाप बनाइए। वरदान आप कैसे बना सकते हैं, आप सर्च कीजिए कि क्या चीज़ आपके लिए यूज़फुल है क्या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, कौन सा खाना आपके लिए सही है और कौन सा खाना आपके लिए सही नहीं है, योग कैसे किया जा सकता है, एंड ये यौन शिक्षा में किस तरीके से ये टॉपिक नहीं आ रहा है मुझे, किस तरीके से आप कौन से समय में क्या हो रहा है कि भाई ये अल्कोहल वगैरह आपको ड्रिंक करना चाहिए कि नहीं ड्रिंक करना चाहिए, और इन सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है ना। सेक्स एजुकेशन को मैं इसलिए ये मुद्दा उठाया मैंने, हमारे देश में बहुत ही दुखद घटना हुई कलकत्ता में, एक फीमेल डॉक्टर के साथ में बहुत ही बर्बरता से उनका रेप किया गया और उनको मार दिया गया। तो हम बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, अमानवीय हो रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं, अमानवीय हो रहे हैं, इनह्यूमन हो रहे हैं। हम इंसान हैं लेकिन हम जानवरों से भी बदतर बर्ताव करते हैं अपने साथ के इंसान के साथ में। सभी यहाँ पे रह रहा है, लेकिन क्यों एक जेंडर को इतना ज़्यादा अनसेफ फील हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो बाहर निकलने से, आपके साथ बोलने से, आपके साथ बात करने से डर लग रहा है उसको। सड़कों पर कोई शेर बाघ सांप वगैरह तो नहीं चल रहे हैं, सिर्फ दो जेंडर चल रहे हैं। जेंडर भी वो क्या हुआ है कि सामाजिक दिया गया है कि आदमी और औरत चल रहे हैं। ठीक है ना। बायोलॉजिकली लिंग होता है कि आदमी और बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ठीक है, वो बनावट है प्रकृति को बैलेंस्ड करने के लिए। तो सेक्स एजुकेशन से आपको बेसिकली आपको क्या होगा, ये आपके माइंड को और डेवलप करेगा कि भैया सामने वाला भी एक इंसान है। नॉट ओनली सेक्स एजुकेशन, बेसिकली प्रॉपर एजुकेशन से आपको ये पता चलेगा कि भैया सामने वाला भी इंसान है, एंड वी नीड टू आस्क फॉर द कंसेंट। हमें उसकी सहमति जाननी चाहिए। जिस तरीके से आपकी मर्जी होती है उसी तरीके से सामने वाले की भी कुछ मर्जी होती है, उसकी मर्जी को जानो। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे, आप लोग बच्चे हैं, आप लोग भारत का भविष्य हैं। जैसे हम अभी भारत के भविष्य में एक रोल निभाने वाले हैं या निभाएंगे, आप भी आने वाले समय में वही काम करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साइंस को, विज्ञान को और इस जीवन को इसका सदुपयोग कीजिए, ना कि दुरुपयोग कीजिए। किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलिए। कोई उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन जो भी होंगे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, या आने वाली जो भी लड़कियां आती जाती हैं सड़क पर, जो भी अपने घर से बाहर निकला हुआ है वो अपने घर पहुंचने के लिए उसके घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, या वो भी अपने घर पहुंचने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी। और रास्ते में ही क्या हो रहा है, उसके साथ इतनी दुर्घटनाएँ हो जा रही हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन है, मत कीजिए ऐसा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इंसानियत लाइए अपने अंदर, इंसान बनिए, और प्लीज़ एक शिक्षित इंसान बनिए। आजकल एक चीज़ है जिसका मैं विरोध करती हूँ,
ये आपका जो क्या चलता है, मोज वगैरह चलता है, टिकटॉक, क्या बोलते हैं इसको, टिकटॉक वगैरह चलता है, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह जो बनाते हैं, एंड इतना सारा वल्गैरिटी परोसते हैं उस चीज़ पर कि ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान, हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा जो चीज़ें हम अपने आसपास में देख रहे हैं। हमारे सेंसेस उसी के हिसाब से काम करेंगे जो स्टिमुलस हमको मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छा खाना खाएंगे, शरीर अच्छा रहेगा। इसी तरीके से दिमाग को अच्छी इन्फॉर्मेशन दोगे तो दिमाग भी क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। बस इतना ही कहूँगी। आगे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जनसंख्या वृद्धि का कारण हमने समझ लिया। अब जनसंख्या वृद्धि के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के, हम वो चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जनसंख्या वृद्धि होगी तो समस्या किसकी आएगी, रिसोर्सेज की कमी आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं, आप पूछिएगा, आपकी मम्मी बताएंगे कि दादा के समय में, दादी के समय में या नाना नानी के समय में इस एरिया में केवल एक ही घर हुआ करता था। जैसे मेरी मम्मी बताती हैं कि मेरे दादाजी जिस गांव में अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग रह रहे हैं, तो उस गांव में मेरे दादाजी पहले इंसान थे जहां पे उन्होंने अपना घर बनाया था। आसपास में कोई भी घर कुछ भी नहीं था, सारे के सारे आसपास में जंगल थे। लेकिन अब जा कर के अब उसी गांव में बस ऐसे पतली पतली सी गलियां गई हुई हैं लोगों के आने जाने के लिए। अब फ़िलहाल के टाइम पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी उस गांव में हो चुकी है, ना प्रॉपर ड्रेनेज है वहाँ पे, ना ही प्रॉपर रोड है वहाँ पे। गंदगी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हर साल लोग क्या हो जा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं। क्यों बीमार हो रहे हैं, पानी बरसात में इकट्ठा होता है, मच्छर पनपते हैं, मच्छर काटते हैं और बीमारी फैलाते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मेरे गाँव की ये हालत है, ठीक है ना। तो ये इस वजह से क्यों हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, लोग आ करके क्या हुए, बसने लगे। एंड बस सिर्फ आने जाने का रास्ता है, पानी बहने का कोई रास्ता नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ बस ऐसे ही चलता जा रहा है। बस बीमारियां फैल रही हैं, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है ना। तो जनसंख्या वृद्धि होगा तो एरिया क्या होगा, अक्वायर होगा। एरिया क्या होगा आपका, अक्वायर होगा। मान लीजिए कि ये एक एरिया है, यहाँ पर किसी समय में बस ऐसे इतनी दूर दूर पर एक दो गिनती से घर रहे होंगे। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद आप देखेंगे तो घर ऐसे ऐसे आपके, ये पूरा का पूरा एरिया क्या कर लिया, लोगों ने अक्वायर कर लिया। लोगों ने क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितने लोग रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है कि भाई किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। भारत की जनसंख्या घनत्व फिलहाल के लिए कितनी है, 382 प्रति वर्ग इकाई में क्या हो रहा है, प्रति वर्ग इकाई में लोग क्या हो रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा घनी आबादी है, इतनी ज़्यादा घनी आबादी है। अब ये क्या कर रहे हैं, लैंड का तो यूज़ कर रहे हैं घर बनाने के लिए, साथ ही खाने के लिए जो आपका जंगल है उसको भी काट काट करके क्या कर रहे हैं, खेत में कन्वर्ट कर रहे हैं। खेत में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जंगल जल गया। जब जंगल जल गया तो क्या हो जाएगा, आपको धीरे धीरे क्या होगा भाई, रिसोर्सेज की कमी पड़ने लगेगी, मिनरल्स कम पड़ने लगेंगे, खाना कम पड़ने लगेगा। कंपटीशन जब बढ़ेगा, जब आपस में लोग बढ़ेंगे तो खाने के पीछे भी तो भागेंगे। हमारा बेसिक नीड क्या है, इंसान का बेसिक नीड क्या है, खाना, रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी के लिए आप क्या करेंगे, जंगल को काट करके फसल उगाएंगे, और कपड़े के लिए भी क्या करेंगे, मान लो कि कपड़े आप लैब में बन रहे हैं, फैब्रिक्स बहुत सारे, और आपको नेचुरली भी फैब्रिक्स मिल रहे हैं। मकान के लिए क्या करोगे, उसके लिए भी जंगल काट करके क्या करोगे, प्लेन बनाओगे और अपना घर बनाओगे। तो आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे हो, जिसको हम अति दोहन कहते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज यूज जब हो रहे हैं लगातार तो क्या हो जाएगा, आपका जो ये संसाधन है बेसिकली वो कम होंगे, एंड खाद्य आपूर्ति भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये खाद्य आपूर्ति किसको कम होगी, जो जिनके पास थोड़े से पैसे हैं, जिनके पास ठीक ठाक पैसे हैं, वो तो फिर भी खा लेंगे,
लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, उनको खाने की दिक्कतें आएंगी। अभी मैंने आपको समझाया ऐसा क्यों हो रहा है। तो खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न होगी जनसंख्या विस्फोट के कारण। आवास की समस्या उत्पन्न होगी, भाई बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी। अब इसी एरिया में देखो इतने लोग तो आ गए, लेकिन अगर अब और लोग यहाँ पे रहेंगे तो कहाँ पे आएंगे? जगह तो पूरी की पूरी एक्वायर हो गई, अब जगह ही नहीं बचा। बट जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो आवास की भी समस्या हो जाएगी, रहने की भी दिक्कतें आएंगी। इसमें अब हम थोड़ा सा जानवरों को भी देख लेते हैं, जानवरों के बारे में भी समझ रहे हैं। हमने क्या किया भैया, हमने अपने लिए रहने का घर तो बना लिया, अपने लिए रहने के लिए जंगल तो काट लिए, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो जानवर थे बेचारे, वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो अपना आवास देखेंगे, तो उनके आवास की दिक्कतें आएंगी, ठीक है। ये क्या है आपका, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। शिक्षा व्यवस्था की समस्या बेसिकली आपके जनसंख्या वृद्धि के कारण तो नहीं मैं कहूँगी, ये आपके रिसोर्सेज की कमी की वजह से हो सकता है, ठीक है। एक टाइम था कि जब हम जंगलों में या आसपास जहाँ पे ज़्यादातर थोड़ी हरियाली हुआ करती थी, गुरुकुल व्यवस्था चलती थी, लेकिन अब बिल्डिंग बना बना करके पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी और जंगल वगैरह कट जाएंगे, रहने की ही जगह नहीं रहेगी, तो कहाँ पर आप अपने शिक्षण संस्थान बनाओगे? तो शिक्षा की समस्या आ सकती है, बट यहाँ पर रिसोर्सेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से आएगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं की समस्या, पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, आपके संसाधन जो हैं, आपके संस्थान जो है, उनमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, पॉजिटिव चेंज, तो दिक्कत तो आनी ही है। रोजगार की समस्या, अभी मैंने समझाया था कि रोजगार की समस्या कैसे आएगी। गरीब लोग हैं, भाई गरीब हैं तो क्या है, गरीबी कहाँ से? अशिक्षा से आई, अशिक्षा से गरीबी है। और गरीबी क्यों आ रही है? क्योंकि अशिक्षा के कारण आपको रोजगार नहीं मिल पाया। अब रोजगार नहीं मिल पाया तो क्या होगा, आप गरीब हो जाओगे। गरीब होगे तो कहाँ से क्या होगा कि जो हेल्दी फूड होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा, और अल्टीमेटली क्या अफेक्ट करेगा, आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। अभी समझाया कि रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, आपके प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। और इसी के चलते आज एक बहुत ही फेमस टर्म यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं सतत विकास। क्या कहते हैं इसको? सतत विकास कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 2015 में सतत विकास लक्ष्य को रखा कि 2030 तक हम 17 अपने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करेंगे, जिसमें आपका भूखमरी को मिटाना, ये आपका लैंगिक बराबरी को लाना, जेंडर इक्वालिटी को लाना, अच्छा खाना देना, शिक्षा को अच्छा देना, जीवन स्तर को सुधारना, और इसी तरीके से कई सारे आपके सतत विकास की लक्ष्य को निर्धारित किया गया। निर्धनता की समस्या क्यों आई, मैं आपको समझा चुकी हूँ। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? परिणाम तो देख लिया, कारण भी देख लिया कि किस तरह से जनसंख्या वृद्धि का कारण हो रहा है, ठीक है ना। नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, सोचो ज़रा सा। सबसे पहले हम अपना मेन फोकस किस पर रखेंगे? मेन फोकस रखेंगे कि भैया अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करो, जितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करो। कैसे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर सकते हो? डिजिटल एरा चल रहा है तो टाइम के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर लाओ। अब ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन ही चलाओ, बस किताबी पढ़ाई पढ़ाते जाओ, और ग्रेजुएट होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद, इवन इंटरमीडिएट क्वालिफाई होने के बाद भी आपको कोई रोज़गार ना मिल पाए, तो ऐसे शिक्षा की कोई मतलब उपयोगिता नहीं, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब आज के टाइम पे क्या किया जा रहा है, नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई 2020 में सरकार के द्वारा। इसमें आपको क्या किया गया है, सुधार तो बहुत सारे लाए गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। किया क्या जाना चाहिए कि 6 से 8th क्लास के जो बच्चे हैं, अभी बैगेज का बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, इसमें सिर्फ रट्टाफिकेशन कराया जा रहा है, कोई स्किल की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, तो उसका भी कोई खास यूज़ नहीं है। क्या किया जाना चाहिए, 6 to 8th के जो बच्चे हैं उन्हें कुछ बेसिक स्किल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, वो भी स्कूल्स में।
उसके बाद में आपके 10th टू 12th के जो बच्चे हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि जब वो इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर चुके हों और वो कॉलेजेस में जाएं तो वहाँ पे वो जॉब के साथ में अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, आप पैसे की समस्या दूर हो जाएगी, पैसे की समस्या दूर होगी तो रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, आप अच्छा सा अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं, अपने परिवार का भी जीवन स्तर सुधार सकते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे सुधारा जाए। कानून व्यवस्था में हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहले कि फ़िलहाल के लिए हमें 14 वर्ष तक फ्री में एजुकेशन पाने का अधिकार मिला हुआ है, तो ये क्या किया जा सकता है, ये आपका बढ़ा करके 18 वर्ष तक किया जा सकता है, ताकि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री में एजुकेशन दी जाए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन तो कम से कम इंटरमीडिएट तक उनको फ्री में एजुकेशन दी जाए, ठीक है। इसके साथ क्या किया जा सकता है, इसके साथ आपको जो फीमेल मोर्टालिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं या इन्फेंट मोर्टालिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, बच्चों से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं या माताओं की मृत्यु से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उनमें सुधार किया जा सके, उनके लिए कुछ नई स्कीमें लाई जा सके, उनको कुछ अधिकार दिए जा सके, ये काम किया जा सकता है। परिवार नियोजन, जनसंख्या वृद्धि जो है आपका, इसको कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। ये आपके परिवार से ही शुरू होगा। सरकार बहुत सारे स्कीम्स ला देगी, सरकार बहुत सारा कार्यक्रम भी शुरू कर देगी, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आपका परिवार जागरूक नहीं होगा, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। इम्प्लीमेंटेशन आपके परिवार से ही शुरू होना चाहिए, वो भी हर चीज़ में, ठीक है ना। तो ये हस्बैंड वाइफ या कपल को चाहिए कि वो खुद ही आपस में ही ये समझौता कर लें या आपस में ही समझ लें कि भाई उन्हें ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए, उन्हें अपनी आने वाले समय के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से ये चीज़ें प्लान करनी चाहिए। परिवार कल्याण संबंधी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अभी गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए हैं। छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन, सरकार मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम भी चला रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में एक स्कीम निकाली थी, अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी परिवार में एक बच्चे हैं तो उनको सरकारी नौकरियों में और बहुत सारी चीज़ों में लाभ दिया जाएगा, और किसी परिवार के 2 बच्चे हैं तो उन्हें भी लाभ दिया जाएगा, लेकिन 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उन्हें लाभ से वंचित रखा जाएगा। तो इस तरीके से छोटे परिवारों को क्या किया जा सकता है, कई सारे प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं ताकि वो प्रमोट हों कम परिवार या कम बच्चे पैदा करने के लिए। गर्भ निरोधक उपाय भी आप अपना सकते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि को क्या किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। आगे आइए। हाँ, यही चीज़ मैं बात कर रही थी कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स चला रही है, जिसमें बच्चे और माता दोनों को ही सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें आपका है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको सुमन कहा जा सकता है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में जो गर्भवती महिलाएं आती हैं, यानी कि जो सरकारी संस्थान होते हैं, प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं, उसमें जो महिलाएं आती हैं डिलीवरी के लिए, तो वहाँ पे उनको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाती है, और साथ ही साथ सरकार 5,000 या 6,000 कुछ अमाउंट देती है फीमेल को जो मदर बनी है, अब मतलब तुरंत, ताकि उनका क्या हो सके, उस पैसे का यूज़ वो अपने खाने के लिए लगा सके, ताकि उनका भी हेल्थ और उनके बच्चे का हेल्थ सुधर सके। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है, यह एक निश्चित दिन पर निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच प्रदान करता है। मासिक ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस मनाया जाता है, और यह भी एक पर्टिकुलर डे पर आता है। मातृ एवं शिशु देखभाल के लिए गाइडेंस देता है माता और बच्चे दोनों को। कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका, एक बुकलेट प्रोवाइड की जाती है आंगनबाड़ियों में, आशा एंड एएनएम के थ्रू बुकलेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कुछ आपके डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड के थ्रू आपको कुछ गाइडलाइंस दी जाती है कि गर्भावस्था से लेकर के 9 महीने के पीरियड तक आपको किस तरीके से अपना और अपने बच्चे का देखभाल करना चाहिए। जननी सुरक्षा योजना, इसमें क्या किया जा रहा है कि सरकार क्या करे, आपको कुछ अमाउंट प्रोत्साहन के तौर पर देती है, ताकि आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख सकें, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा कि भाई अगर कंट्रोल्ड फैमिली रहेगी या छोटा परिवार रहेगा तो उसका क्या क्या लाभ हो सकता है।
पहला तो जो रिसोर्सेज घट रहा है, रिसोर्सेज कम पड़ रहा है, वो रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाना शुरू कर दोगे। अगर बढ़ाना नहीं शुरू करोगे तो कम से कम घटेगा तो नहीं, ये होगा। तो आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए वो उन रिसोर्सेज का यूज़ वो लोग कर सकते हैं। तो सीमित परिवार के निम्नलिखित लाभ हैं। प्रत्येक सदस्य को संतुलित एवं पोषक भोजन उपलब्ध हो जाएगा। प्रत्येक परिवार के लिए स्वच्छ, हवादार, प्रकाशित आवास उपलब्ध हो जाएगा। प्रतिदिन की सभी प्रकार की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाएंगी। पारिवारिक आय का वितरण प्रत्येक सदस्य पर अधिक हो जाएगा। सीमित आवश्यकताओं के कारण देश, प्रदेश तथा समाज पर भार भी क्या होगा, कम पड़ेगा। जीवन सुखी तथा संपन्न होगा और प्रत्येक क्षेत्र में सफलता तथा उन्नति हेतु अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। भविष्य के लिए आवश्यक बचत आसानी से संभव हो पाएगा। सीमित परिवार से माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, जिसके कारण वह बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकती है। हेल्दी मदर, हेल्दी बेबी, ठीक है ना। तो ये है आज का, आई थिंक आज इतना ही है। हाँ, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया बच्चों? आज हमने देखा कि जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या है, नकारात्मक परिणाम क्या है उसके, ठीक है। अगर जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा कि अगर एक नियंत्रित जनसंख्या है तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हमने लास्ट स्लाइड में उसको देखा था। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, गर्भ निरोधक उपाय हैं, जिनको अपना करके जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी हेडिंग्स रहेंगी जिनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।